हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी के सीजन 2 में एपिसोड नंबर 19। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कहानी में अभी तक हमने देखा था माहिर जानता था कि प्रीत के हाथों में मेहंदी लगी होने की वजह से उसे नहीं रोक सकती, इसीलिए वो इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था। माहिर ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, चुपचाप बैठी रहो प्रीत, वैसे भी जब से तुम यहाँ आई हो मुझसे दूर दूर रहती हो, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। कहते हुए माहिर अपना एक हाथ प्रीत के गले पर फेर रहा था। माहिर की ऐसी हरकत से प्रीत की तो बॉडी के रोंगटे ही खड़े हो गए। अब ना प्रीत माहिर को रोक पा रही थी और ना ही खुद से दूर कर पा रही थी। आखिरकार हार कर उसने माहिर को रोक दिया जो वो कर रहा था। माहिर ने ऐसे ही प्रीत की नेक पर किस करते हुए उसे धीरे धीरे सोफे पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। इतना कल आपने देखा था, अब आगे। प्रीत को तो डर लग रहा था कि कहीं कोई रूम में ना आ जाए, इसीलिए वो एक बार फिर कोशिश करते हुए बोली, माहिर कोई आ जाएगा, प्लीज ऐसे मत करो। माहिर ने ऐसे ही प्रीत की खुशबू में खोए हुए ही कहा, कोई नहीं आएगा, सब लोग नीचे भीजे हैं और तुम बीच बीच में मुझे रोको मत। कहते हुए माहिर ने प्रीत की कुर्ती के गले को थोड़ा सा नीचे किया और उसके कंधे को चूमने लगा। वो अब इतना मदहोश हो रहा था कि वो प्रीत के नेक पर और उसके कंधे पर बाइट भी कर रहा था। प्रीत ने फिर से रोकते हुए कहा, ऐसे मत करो, कोई मेरी नेक पर बाइट का निशान देख लेगा तो। प्रीत के बार बार ऐसे रोकने से माहिर ने इरिटेट होकर उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना इस मोमेंट को एंजॉय क्यों नहीं कर सकती हो। प्रीत ने बेचारों वाली शक्ल बनाते हुए कहा, पर अभी ये सही जगह नहीं है, समझने की कोशिश करो ना मेरी बात को। माहिर ने एक नजर उसे घूर कर देखा और झटके से उसके ऊपर से खड़े होकर प्रीत की बाह पकड़कर उसे खड़ा किया, फिर उसके कपड़ों और बाल सही करते हुए कहा, ठीक है जाओ फिर। प्रीत समझ गई थी कि माहिर अब उसकी बात से नाराज हो गया है, इसीलिए उसने उसे मनाते हुए कहा, माहिर प्लीज नाराज मत होना। माहिर ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है। कहकर माहिर ने एक नजर प्रीत की तरफ देखा और रूम से बाहर की तरफ निकल गया। प्रीत ने माहिर को जाते हुए देखा, अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, कितने जिद्दी है ये, हे बाबा जी, मुझे क्या इसी से प्यार होना था। कपूर मेंशन। रणवीर और वेदांत स्टडी रूम में बैठे हुए किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि तभी स्टडी रूम का डोर ओपन हुआ और माही अंदर आई। दोनों की नजरें एक साथ माही पर गई। माही के चेहरे से ही दिख रहा था कि वो थोड़ी परेशान है। रणवीर ने माही से पूछा, क्या हुआ माही, परेशान क्यों हो। माही ने रणवीर के पास आते हुए कहा, रणवीर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रणवीर ने कहा, पर माही अभी हम लोग कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तुम बाद में बात कर लेना। माही ने इस बार जिद करते हुए कहा, नहीं रणवीर मुझे अभी बात करनी है। वेदांत ने एक नजर रणवीर की तरफ देखा और फिर माही से कहा, ठीक है माही तुम बात कर लो, मैं रणवीर से बाद में बात कर लूंगा, तब तक मैं मासी से मिल लेता हूँ। कहकर वेदांत अपनी चेयर से खड़ा हुआ रूम से बाहर चला गया। रणवीर अब आराम से अपनी चेयर पर बैठकर माही को अपने पास बुलाते हुए बोला, इधर आओ मेरे पास। माही रणवीर के पास जाकर खड़ी हो गई। रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाया और उसकी कमर को थामते हुए बोला, अब बताओ क्या हुआ और क्यों इतनी परेशान हो। माही ने कुछ देर चुप रहने के बाद रणवीर से कहा, रणवीर क्यों भेजा तुमने उन्हें वहाँ, तुम्हें पता है मुझे उनकी कितनी फिक्र हो रही है और वहाँ पर कितना खतरा है, हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो। माही की बात सुनकर रणवीर ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, जानती हो कि हमारे बच्चे इतने भी कमजोर नहीं है कि वो किसी भी खतरे का मुकाबला नहीं कर सके, और वैसे भी मैं बार बार उन पर नजर रखे हुए हूँ, मैं बराबर उन पर नजर रखे हुए हूँ, उनकी पल पल की खबर मेरे पास आती रहती है, तो तुम चिंता मत करो, हमारे आदमी इनडायरेक्ट ही उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रणवीर की इस बात पर भी माही के दिल में को तसल्ली नहीं मिली। आखिर में वो माँ थी और माँ का दिल ही जानता था कि वो अपने बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा चिंतित रहती है। माही ने एक बार फिर से कहा, पर रणवीर तुम जानते हो ना कि उनकी फैमिली ही उनकी दुश्मन बनी हुई है, और तो और लोगों की वजह से ही आरव के डैड की डेथ हुई थी, और वो लोग अभी भी हमेशा ही हमला करने के लिए कोई ना कोई साजिश रचेंगे। इस सब में कहीं आरव और हीर को कोई नुकसान ना हो, मुझे उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है। रणवीर जानता था कि माही अपने बच्चों को लेकर कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। उसने प्यार से माही के गाल पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं इनडायरेक्ट उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं होगा उन्हें। और दूसरी बात, तुम जितना सोच रही हो ना, हमारे बच्चे उससे कहीं ज़्यादा ब्रिलियंट और काफ़ी शार्प है। अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं हीर को कभी भी वहाँ नहीं भेजता, पर मैं जानता हूँ हीर की काबिलियत को। और देखो मैंने तुम्हें हमेशा कहा था कि मैं अपने बच्चों को हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि वो हर खतरे का सामना अच्छे से कर सके। माही जानती थी कि रणवीर ने अपने बच्चों को काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की फिक्र कर रही थी। उसे अपने सिर रणवीर के कंधे पर रखा और धीमी आवाज़ में कहा, हीर कब तक वापस लौटेगी, वहाँ का काम कब तक खत्म होगा। रणवीर ने माही को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हीर आरव के साथ वापस इंडिया लौट आएगी। तुम्हें और कुछ नहीं तो अपने रणवीर पर तो भरोसा होना चाहिए ना, क्या वो भी कभी अपने बच्चों को किसी भी तरह के नुकसान होने देगा। माही जानती थी कि रणवीर सच कह रहा है। रणवीर कभी भी अपने बच्चों को, खासकर अपनी जान से प्यारी बेटी को, एक खरोंच तक नहीं आने देगा। इसीलिए उसने अपना चेहरा उठाकर रणवीर की तरफ देखा और कहा, जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर माँ होना मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। माही की बात सुनकर रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। उसने प्यार से माही के माथे को चूमते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरी बीबी का मूड थोड़ा सा ऑफ है, चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ ताकि तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाए। जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, हम आधे घंटे में निकलते हैं। माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और रणवीर की गोद से उठकर रूम से बाहर चली गई। वहीं रणवीर माही के जाते ही किसी गहरी सोच में चला गया। उसने अपना फोन उठाकर एक नंबर डायल किया और सामने वाले से कुछ बात करने के बाद उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और वो भी उठकर स्टडी रूम से बाहर आ गया। दूसरा दिन इटली। आरव की गाड़ी एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकी। आरव के बगल में ही हीर बैठी हुई थी। दोनों ने ही इस वक्त में ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। जहां आरव ने ब्लैक शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पैंट पहनी हुई थी,
और हाथ में लिमिटेड एडिशन की वॉच। वहीं हीर ने ब्लैक कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी जो उनकी बॉडी पर काफी फिट थी। कुल मिलाकर दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। गाड़ी के रुकते ही गार्ड्स जल्दी से भाग कर आए और उसने आरव की साइड का डोर को ओपन किया और वो हीर की साइड की डोर ओपन करने ही वाला था कि आरव ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और खुद जाकर हीर की साइड का डोर ओपन कर हीर का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। हीर ने सवाल करते हुए आरव की तरफ देखा तो आरव ने अपनी बाहें आगे की। हीर ने भी अपनी बाहें आरव की बाहों में डाल दी तो दोनों ने ही एक नजर एक दूसरे की तरफ देखा और अपने कदम मेंशन के अंदर की तरफ बढ़ा दी। दोनों हाल में आए ही थे कि तभी उन्हें वहां सोफे पर बैठे हुए कुछ लोग नजर आए। उनमें से 2 लोगों को आरव और हीर दोनों ही पहचानते थे। एक तो था फ्रांसिको और आरव का अंकल, दूसरा था एल्डो, फ्रांसिको का बेटा। एल्डो को हीर नहीं जानती थी लेकिन एल्डो हीर को बहुत अच्छे से जानता था। जब से उसने पार्टी में हीर को देखा था तब से उसकी नज़र हीर पर ही थी। हालांकि फ्रांसिको ने उसे वार्न किया था कि वो हीर से दूर रहे क्योंकि हीर रणवीर और कपूर की बेटी थी और अगर इस बात का पता रणवीर को लगता तो वो एल्डो को बहुत वही खड़े खड़े गायब करवा सकता था। फ्रांसिको जानता था कि अभी तक उन लोगों को इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो सीधा रणवीर रॉय को चैलेंज कर सके। वहीं उनके पास में एक लेडीज भी बैठी हुई थी जो शायद फ्रांसिको की बीवी थी। इसका नाम था एलिस। एलिस शकल से ही काफी घमंडी महिला लग रही थी। जब उसने आरव को देखा तो उसके फेस पर एक्सप्रेशन बिल्कुल अजीब से हो गई। उसके तो एक्सप्रेशन देखकर ही लग रहा था कि वो जबरदस्ती वहां पर बैठी हुई है। वहीं आरव को देखकर फ्रांसिको अपनी जगह से खड़ा हुआ और आरव की तरफ बढ़ते हुए कहा, आरव माय सन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आरव ने भी एक फेस स्माइल के साथ कहा, मैं भी आपसे मिलने का बहुत इंतजार कर रहा था अंकल, आखिर आप सभी मेरी फैमिली जो हो। फ्रांसिको ने आगे बढ़कर आरव को अपनी बगल गले से लगा लिया और फिर उसे अपने बेटे एलेडो से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा कि मेरा बेटा एलेडो और तुम्हारा कजन, इसे तो तुम मिल ही चुके हो उस दिन पार्टी में, और ये है तुम्हारी आंटी अलीस। वो क्या है ना, उस दिन तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए वो पार्टी में शामिल नहीं हो पाई। आरव ने अलीस को ग्रीट किया। उसके बाद एलिडो ने अपना हाथ हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वैसे तुमसे मिलकर खुशी हुई। हीर ने एक नज़र एलिडो के बढ़े हुए हाथ की तरफ देखा और फिर एलिडो की तरफ। वो जैसे ही अपना हाथ एलिडो के से मिलाने वाली थी उससे पहले ही आरव ने अपने हाथ एलिडो से मिलाते हुए कहा, मुझे इसे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आरव के ऐसे रिएक्शन से हीर को तो मन ही मन उस पर बड़ी हंसी आई। वहीं एलिडो की शक्ल इस वक्त देखने लायक थी। दरअसल आरव एलिडो की नजरों से ही पहचान गया था कि उसकी इंटेंशन हीर को लेकर क्या है, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि एलिडो हीर को टच भी करे। और तभी एलिस अपनी जगह से खड़ी हुई और एटीट्यूड के साथ उसके सामने आकर हीर और आरव को देखते हुए बोली, मुझे भी तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मॉम कैसी है? मेरे ख्याल से उसे भी इटली आना चाहिए था, आखिरकार हम सब उनके इन लॉज हैं। आरव एलिस को कोई जवाब देता उससे पहले ही हीर ने बनावटी स्माइल के साथ कहा, वो क्या है ना आंटी, दरअसल वो तो यहाँ आना चाहती थी पर उनके करंट इन लॉज उन्हें इतना प्यार करते हैं कि वो उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। लेकिन अगर कभी मौका मिला तो हम पूरी फैमिली आएंगे ना आपसे मिलने के लिए, और मैं सनाया आंटी को जरूर बताऊंगी कि उनकी सिस्टर इन लॉ उन्हें कितना याद कर रही थी। वो वैसे आप भी कभी आइए ना इंडिया, क्योंकि जब से आरव और सनाया आंटी दोनों इंडिया शिफ्ट हुए हैं तब से मेरे ख्याल से मैंने आप में से किसी को भी इंडिया में नहीं देखा है। क्या आप लोग इतने सालों में भूल गए थे? आरव ने हैरानी से हीर की तरफ देखा। वो जानता था कि हीर पूरी तरह से बेबाक है, उसे जो बोलना होता है वो बोल ही देती है, फिर वो ये नहीं सोचती है कि वो कहाँ पर क्या बोल रही है। वहीं हीर की बात सुनकर उन तीनों का चेहरा छोटा सा हो गया क्योंकि हीर की बात में छुपा हुआ ताना तीनों ही समझ गए थे। फ्रांसिको ने बात संभालते हुए कहा, हाँ बेटा हम जरूर आएंगे, आखिर आरव से हमारा रिश्ता जो है, चलो हम सब चलकर लंच करते हैं। तो दोस्तों कैसी लग रही है हमारी ये प्यारी सी कहानी? ने उन सभी को डाइनिंग हॉल की तरफ चलने का कहा। कुछ ही देर बाद सभी लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। वहीं एलेडो जो हीर के साथ वाली चेयर पर बैठा हुआ था वो खाना खाते हुए भी हीर को ही घूर रहा था, और ये बात आरव ने भी कई बार नोटिस की थी। उसे तो एलिडो पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन हुआ कि अपने हाथों से में पकड़े हुए फ्रॉक को सीधा एलिडो की आंखों में ही घुसा दे। वहीं हीर जो आरव से कुछ कहने ही वाली थी, आरव के एक्सप्रेशन देखकर एकदम से रुक गई और उसने आरव की नजरों का पीछा किया तो उसे पता चला कि एलिडो काफी देर से उसे ही देख रहा है। हीर ने एक डेविल स्माइल के साथ एलिडो को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए फ्रॉक को बड़ी ही अजीब नजरों से देखा। एलिडो हीर की हर हरकत को नोटिस कर रहा था। उसने हीर की ये हरकत थोड़ी अजीब लगी कि हीर ने एलिडो को देखते हुए ही उस फ्रॉक से कुछ इस तरीके से अपना खाने पर मारा जैसे उसने किसी के सीने में चाकू मारा हो। इसे देखकर एलिडो की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। फिर हीर ने एक स्माइल के साथ उस फ्रॉक को वापस उठाकर और खाने में अपने मुंह में डालकर अपनी बाहें चढ़ाकर एलिडो को देखा। एलिडो हीर का इशारा समझ गया था इसलिए उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। वहीं आरव हीर की हरकत देखकर समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही है, इस वजह से उसके फेस की स्माइल बड़ी हो गई। उसने अपना फोकस अब वापस अपने खाने पर कर दिया। कुछ ही देर में उनका खाना वगैरह हो गया तो फ्रांसिको ने खड़े होते हुए कहा, आरव तुम मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरव ने कंफ्यूजन से पूछा, मुझसे क्या बात करनी है आपको? फ्रांसिको ने अपना गला साफ करते हुए कहा, बेटा इतने वक्त बाद तुम मुझसे मिलने आए हो तो बस मैं तुमसे थोड़े हालचाल भी पूछना चाहता हूँ और तुम्हारे बिजनेस रिलेटेड भी कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। आरव ने एक नज़र हीर की तरफ देखा तो हीर ने भी अपनी पलकें झपकाकर उसे जाने का इशारा किया। फ्रांसिको स्टडी रूम की तरफ चला गया तो आरव ने धीरे से हीर से कहा, इस नमूने से दूर है ना, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हीर ने भी सवाल करते हुए कहा धीरे से, और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे नहीं जानते हो। अगर उसने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा हरकत की तो डेफिनेटली आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। आरव ने हैरानी जताते हुए कहा, नहीं हीर अभी सही वक्त नहीं है,
तुम्हें अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखना है, जब वक्त आएगा तो उसी दिन इसे भी निपटा देंगे। कहकर आरव फ्रांसिको के पीछे पीछे चला गया। हीर आकर सोफे पर बैठ गई और अपना फोन चेक करने लगी। वहीं एलिडो ने जब हीर को हॉल में अकेला बैठा हुआ देखा तो वो जाकर उसके पास ही बैठ गया। हीर अपना फोन देख रही थी। उसने अपना चेहरा उठाकर एलिडो की तरफ देखा और जानबूझकर उसे बहुत करीब बैठा हुआ था और उसे ही अजीब नजरों से देख रहा था। उसे देखकर हीर ने मन ही मन कहा, लगता है इसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, तभी ऐसी हरकतें कर रहा है। फिर हीर ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, क्या तुम्हें बैठने के लिए कोई और जगह नहीं मिली जो तुम यहीं आकर जम गए हो? हीर की बात सुनकर एलिडो एक अजीब स्माइल के साथ बोला, वो क्या है ना कि मैं खूबसूरत चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता हूँ, फिर उसे दूर रख नहीं पाता हूँ। यहाँ तुमसे खूबसूरत मुझे कोई और लग ही नहीं रहा। हीर ने थोड़ी दूर खिसकते हुए कहा, एलिडो कभी कभी कुछ खूबसूरत चीज़ें हद से कहीं ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती हैं, इसीलिए उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि उसके नज़दीक जाना कभी कभी तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। हीर की बात सुनकर एलिडो के फेस पर स्माइल आ गई। वो एक कुछ पल में ही चली गई। फिर वो वापस अपने सेंस में आते हुए बोला, मुझे खतरों से खेलने का बहुत शौक है, और जो जो चीज़ मुश्किल से मिले उसकी तो बात ही अलग होती है। हीर ने मन ही मन कहा, लगता है यह पिट के ही मानेगा, खैर इसे सबक तो सिखाना ही होगा। तभी उसकी नज़र सामने टेबल में ही फ्यूज बास्केट में लगे हुए चाकू पर गई। एलिडो वो तो हीर को देखने में इतना खोया हुआ था, वहीं हीर बड़ी फुर्ती से खड़ी हुई और उस चाकू को निकालकर उसने अपना एक पैर सोफे पर रखा और अपना एक हाथ अपने घुटने पर रखा। दूसरा हाथ में पकड़ी चाकू को नोक को एलिडो की गर्दन पर लाते हुए बोली, तुम्हें पता है एलिडो, अगर मैंने चाकू को थोड़ा सा और प्रेस किया तो सीधा तुम्हारी गर्दन के आर पार हो जाएगा। हीर ने ये इतनी फुर्ती से किया था कि एलिडो की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने नहीं सोचा था कि हीर ऐसा कुछ करेगी। वो अपनी डरी हुई आंखों से कभी उस चाकू की नोक को देख रहा था तो कभी हीर को, जो डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रही थी। हीर ने उस चाकू की नोक को एलिडो की गर्दन में हल्का सा प्रेस करते हुए कहा, तो बस मैं यही चीज़ तुम्हें समझा रही थी कि खतरनाक चीज़ों से दूर रहो, चाहे वो वेपन्स हो या फिर मैं क्यों, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे बस की बात नहीं है। डर के मारे तो एलिडो की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि हीर ने उस नोक को थोड़ा ज़्यादा प्रेस किया था, जिसे वो एलिडो की स्क्रीन में टच करने लगी थी, और वहाँ से हल्का हल्का ब्लड भी आ रहा था। हीर ने एलिडो को इतना डरते हुए देखकर चाकू को दूर किया और फिर उसकी नोक पर अपनी अंगुली टच करते हुए कहा, अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं कौन सा तुम्हें मारने वाली थी, मैं तो सिर्फ तुम्हें सिखा रही थी कि डेंजरस चीज़ें डेंजरस ही होती हैं। आइंदा से तुम इस बात को याद रखना। तभी वहाँ पर एलिस की आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ सब? एलिडो और हीर दोनों की नज़रें एक साथ एलिस पर गई। एलिस हैरान आंखों से कभी हीर को तो कभी एलिडो को देख रही थी। एलिडो के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वही एलिडो अपनी मॉम से कुछ कहता उससे पहले ही हीर ने स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, वो मैं इसे कुछ ज्ञान की बातें सिखा रही थी जो इसके फायदे के लिए थी। आइंदा से ये इन बातों को फॉलो करेंगे तो पक्का ये फायदे में रहेंगे। फिर एलिडो की तरफ देखते हुए कहा, मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? एलिडो ने डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया तो हीर ने चाकू को पीछे की तरह उछाल कर फेंका और जाकर एक सिंगल सोफे पर पैर को क्रॉस करके आराम से बैठ गई। इस वक्त वो बैठे हुए किसी डेविल क्वीन की तरह लग रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को सोफे के आर्म रेस्ट पर टिकाया हुआ था और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी, जिसे वो एलिडो को ही देख रही थी। एलिडो सकपका कर खड़ा हुआ और अपनी माँ से बोला, मुझे कुछ जरूरी काम है, अभी आ रहा हूँ। इससे पहले कि एलिस एलिडो से कुछ पूछती, एलिडो जल्दी से वहां से निकल गया। वहीं एलिस, जो हैरानी से एलिडो को जाते हुए देख रही थी, वो उसने अजीब नजरों से हीर को घूरा। वो इतना तो समझ गई थी कि हीर ने ही कुछ किया है और फिलहाल के लिए उसके हस्बैंड ने उसे हीर और आरव से किसी भी तरह की बात करने से मना किया था, इसीलिए वो वहां से चली गई। वहीं स्टडी रूम में फ्रांसिको और आरव दोनों ही सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे। आरव के सामने ही कॉफी टेबल पर एक फाइल रखी हुई थी। आरव ने उस फाइल को देखते हुए पूछा, आप ऐसे क्यों चाहते हैं अंकल कि मैं इस पेपर पर साइन कर दूं? क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये मेरे डैड की कंपनी है, तो भला मैं इसके शेयर्स आपके नाम कैसे कर सकता हूँ? फ्रांसिको ने आरव को समझाते हुए कहा, देखो आरव, डेनियल डेनिक के जाने के बाद इस कंपनी को मैंने ही संभाला है और उनके सारे फैसले भी मैंने ही लिए हैं। और वैसे भी तुम्हारी मॉम ने तो अनिरुद्ध राठौड़ से शादी कर ली थी ना, और वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच और पावरफुल पर्सन है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी किसी भी तरह की ज़रूरत होगी। वैसे भी ये कंपनी काफ़ी टाइम से लॉस में जा रही है और इसे वापस मुझे प्रॉफिट में लाने के लिए तुम्हारी शेयर की ज़रूरत है। अगर तुम ये शेयर्स मेरे नाम कर देते हो तो इनके एवज में मैं तुम्हें अच्छी खासी कीमत भी दूंगा। फ्रांसिको की चिकनी चिकनी बातें सच सुनकर आरव ने मन ही मन कहा, ये क्या मुझे बेवकूफ़ समझता है? ये कंपनी मेरे डैड की खड़ी की हुई है और इसे इसके हाथों में दूंगा। जिन लोगों ने मिलकर मेरे डैड को मारने की साजिश रची, और ये कंपनी मैं इन्हीं के नाम कर दूंगा, कभी नहीं। आरव अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने फाइल उठाकर उसमें रखे पेपर की तरफ देखा। वहीं फ्रांसिको आंखों में चमक लिए आरव को देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसने आरव को कन्विंस कर लिया है। आरव ने फ्रांसिको की तरफ देखते हुए कहा, जैसे आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे डैड की कंपनी है। और क्या कहा आपने? इस कंपनी को आपने संभाला है और ये लॉस में जा रही। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी और कंपनी रणवीर अंकल संभाल रहे हैं और उन्होंने मुझे इसकी एक एक डिटेल दे रखी है। और ये कंपनी लॉस में नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है और बहुत जल्द ही इस कंपनी में वो RBR एम्पायर में मर्ज करने वाला हूँ। तो आपका जो ये ख्वाब है ना इस कंपनी पर कब्जा करने का, तो वो तो आप भूल जाइए, क्योंकि
मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कहकर आरव ने फ्रांसिको को देखते हुए ही उस पेपर के टुकड़े कर दिए और उसे हवा में उड़ा दिया। फ्रांसिको, जिसकी आंखों में इस वक्त चमक नजर आ रही थी, वह अब गुस्सा नजर आने लगा। वो एकदम से चिल्लाते हुए खड़ा हुआ, आरव, तुम पागल हो गए हो क्या? और इस पेपर को क्यों फाड़ दिया तुमने? तो दोस्तों, कैसे लेगा फ्रांसिको से आरव से बदला, या आरव उन्हें अपने मंसूबों में नाकाम कर देगा, ये तो हम आगे जानेंगे। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि आखिर फ्रांसिको किस हद तक जाने वाला है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, इसीलिए स्टोरी में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। फ्रांसिको को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर आरव ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि पेपर्स का कोई मतलब नहीं बनता है और फिलहाल के लिए मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए, कहकर आरव स्टडी रूम के डोर की तरफ बढ़ गया। वहीं आरव का इस तरह जाते देखकर फ्रांसिको ने कहा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो आरव। अगर तुम्हें लगता है कि वो रणवीर हर बार तुम्हें हमसे बचा लेगा तो ये बस गलतफहमी है। आरव अभी तक यहाँ हो इटली में, सोचो अगर तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसा हादसा जिसमें तुम्हारी जान चली जाए तो क्या कर लोगे रणवीर? क्या कर लेगा रणवीर? फिर तो ये सब कुछ हमारा हो ही जाएगा ना। कहते हुए फ्रांसिको के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वहीं फ्रांसिको की बात सुनकर आरव के बढ़ते कदम रुक गए और उसके फेस पर एक सरकास्टिक स्माइल आई और उसने पलटकर फ्रांसिको की तरफ देखा और कहा, आप भी जानते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि उन्होंने मुझे यहाँ ऐसे ही भेजा है? कुछ तो सोचा होगा ना आखिर उन्होंने। और अंकल, अब मैं वो 4 साल का छोटा बच्चा नहीं हूँ जिस पर हमले करने की और उसे मारने की कोशिश आपने की थी। अब लोगों को और लोगों की नीयत को अच्छे से पहचानता हूँ। अगर विश्वास नहीं होता है तो कोशिश करके देख लीजिए, कहकर आरव रूम से बाहर निकल गया। वहीं हेड जो कि सोफे पर बैठी हुई अपना फोन चला रही थी, जब उसने आरव को वहां आते हुए देखा तो जल्दी से खड़े होकर आरव के पास आई और बोली, क्या हुआ? क्या बात हुई अंदर? आरव ने स्माइल करते हुए कहा, कुछ भी नहीं, पर जिस बात की उम्मीद थी वही बात हुई। अब चलते हैं। फिर ने स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और आरव का हाथ पकड़कर उसके साथ मैन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। वहीं स्टडी रूम में फ्रांसिको गुस्से से तिलमिलाए हुए था। उसने डेस्क पर रखे हुए सारे सामान को नीचे फेंकते हुए ही कहा, ये तुमने अच्छा नहीं कर रहे हो आरव राठौड़। सोचा था जो काम आसानी से है और शांति से हो जाए तो उसे कर लेना चाहिए, पर अगर तुम मरना ही चाहते हो तो वही सही, कहकर फ्रांसिको ने अपने फोन में किसी का नंबर डायल किया। सामने वाले ने 2-3 रिंग में ही फोन उठा लिया और फ्रांसिको ने नफरत भरे लहजे से कहा, अगला प्लान एग्जीक्यूट करो। वो आरव राठौड़ जिंदा नहीं बचना चाहिए और उस रणवीर की बेटी हीर, दोनों की ही लाश मैं अपने सामने देखना चाहता हूँ, कहकर फ्रांसिको ने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आंखों में दुनिया भर की नफरत समेटे हुए बोला, जब वो रणवीर रॉय कपूर आरव और अपनी जान से प्यारी बेटी की लाश अपनी आंखों के सामने देखेगा, इससे बड़ा बदला मेरा क्या होगा? बहुत परेशान किया है तुमने रणवीर रॉय कपूर, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा झटका सहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब बाजी मेरे हाथ में है। कहते हुए फ्रांसिको के चेहरे पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। चंडीगढ़ में आज शादी वाला दिन था, शाम का वक्त हो गया था और बारात जाने का वक्त भी हो गया था। सभी लोग अपने अपने रूम में तैयारी कर रहे थे। माहिर, जिसने इस वक्त एक इंड्रो वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी, वो मिरर में खड़ा होकर जेल से अपने बालों को सेट कर रहा था। तभी टेबल पर रखा हुआ उसका फोन रिंग करने लगा। माहिर ने पलटकर अपने फोन की तरफ देखा और आगे बढ़कर अपना फोन को उठाया। फोन की स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखकर माहिर ने के फेस पर थोड़ी सीरियस वाले एक्सप्रेशन आ गए। उसने फोन को पिक किया और बात करते हुए ही बालकनी की तरफ चला गया। सामने वाले की बात करते हुए माहिर के एक्सप्रेशन हर बढ़ते पल के साथ चेंज हो रहे थे। कुछ देर बाद उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और वापस रूम में आ गया। करीब 2 घंटे बाद शादी में सभी मेहमान होटल पहुंच चुके थे। वहीं प्रीत माहिर को सब जगह ढूंढ चुकी थी, पर माहिर उसे कहीं नजर नहीं आया। वैसे भी सुबह से माहिर उसे इग्नोर कर रहा था, इस वजह से प्रीत का मन बेचैन हो रहा था। उसने कई बार माहिर का नंबर डायल किया, पर माहिर प्रीत का फोन पिक कर ही नहीं रहा था। कुछ इस वजह से भी प्रीत परेशान थी। वहीं हैप्पी ने जब प्रीत को इतना परेशान देखा तो उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो, सब ठीक तो है ना? तो प्रीत ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ये माहिर पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा है। तो हैप्पी ने कुछ याद करते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, मैंने माहिर को अपने लगेज के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था। हैप्पी की बात सुनकर प्रीत एकदम से चौंक गई। उसने हैप्पी से पूछा, कब देखा था तुमने, क्या वो वापस चला गया? तो हैप्पी ने कहा, शायद वापस चला गया है, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? तो प्रीत ने थोड़े परेशान होते हुए कहा, वो मुझसे थोड़ा नाराज हो गया था, शायद इसीलिए मुझे बताया नहीं और मेरी फोन भी नहीं उठा रहा है। हैप्पी ने कहा, तुम बार बार उसे कॉल मत करो, मैसेज कर, जब भी वो तेरा मैसेज देखेगा उसका रिप्लाई जरूर करेगा। प्रीत ने कहा, तू सही कह रही है, मुझे उसे मैसेज करना चाहिए। तभी प्रीत की मम्मी ने उसे अपने पास बुलाया तो प्रीत के दिमाग में मैसेज करने की बात ही निकल गई। रात का वक्त था। माहिर ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट पहुंचा। इस वक्त उसका प्राइवेट जेट उसे लेने के लिए पहुंच गया था। माहिर फोन पर बात करते हुए अपनी प्राइवेट जेट के स्टीयरिंग की तरफ बढ़ रहा था। बस मैं निकल ही रहा हूं, जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा। माहिर को लेने के लिए वहां पर कुछ गार्ड भी आए हुए थे जो माहिर का ही वेट कर रहे थे। जेट में जाते ही वो सभी लोग एक एक करके माहिर के पीछे जेट में जाकर बैठ गए और इन्हीं के साथ उस प्लेन में उड़ान भर दी। तो दोस्तों, आखिर माहिर कहाँ जाने वाला है ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आगे कहानी बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है, तो प्लीज़ बने रहिए और अपना लाइक जरूर करना। रणवीर फार्म हाउस पर किसी से काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहा था। वहीं माहिर बेड पर बैठी हुई उनकी तरफ ही देख रही थी। कुछ देर बात करने के बाद रणवीर ने फोन डिस्कनेक्ट किया, फिर माहिर की तरफ देखा। माहिर जल्दी से बेड से खड़ी हुई और रणवीर के पास आते हुए पूछा, अचानक तुम क्यों जा रही हो रणवीर, क्या कुछ हुआ है? रणवीर ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जितने नॉर्मल एक्सप्रेशन वो कर सकता था उस तरीके से उसने कहा, कुछ नहीं हुआ है,
और मैंने वहाँ जाना जरूरी है। सालों पुराना अधूरा काम पूरा जो करना है। माही को पता नहीं क्यों ये लग रहा था कि रणवीर कुछ तो माही से छुपा रहा है, पर क्या ये वह नहीं जानती थी। एक बार फिर उसने पूछा, रणवीर सच सच बता दो। देखो तुम मुझसे कुछ कह नहीं सकते हो, आखिर ऐसा क्या हुआ है इटली में? देखो हमारे बच्चे भी वहीं पर हैं और मुझे बहुत फिक्र हो रही है। रणवीर ने माही की कंधों को पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है और जान मेरी बात का विश्वास करो, और हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, तुम चिंता मत करो। मैं वापस आते वक्त उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। आप तो ठीक है ना? माही ने अपना सिर रणवीर के कंधे पर रखते हुए कहा, रणवीर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और अपने बच्चों का भी। प्लीज उन्हें वापस लेकर जरूर आना। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं उन्हें वहां गए हुए, मुझे हर वक्त उनकी चिंता लगी रहती है। सिर्फ रणवीर से थोड़ी दूर हुई, फिर रणवीर से थोड़ी दूर हुई और कहा, आज के बाद मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं भेजूंगी। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, माई हमारे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा होशियार भी हैं, वह अपना ख्याल रखना जानते हैं और मैं हमेशा से यही चाहता था कि हमारे बच्चे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने ताकि दुनिया की हर मुसीबत का सामना अच्छे से कर सके। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, मुझे देरी हो रही है, मुझे अभी निकलना होगा। कहकर रणवीर ने माही के फोरहेड को किस किया और टेबल पर रखा हुआ अपना फोन को अपनी पॉकेट में डाला और रूम से बाहर निकल गया। माही ने रणवीर को जाते हुए देखा और धीरे से कहा, भगवान सब कुछ सही करना प्लीज। भगवान जी मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ में आज शादी का दिन था। सब लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आ रही थी। प्रीत और हैप्पी दोनों एक ही रूम में तैयार हो रही थी। दोनों नहीं इस वक्त क्रॉप टॉप लहंगा पहना हुआ था। जहाँ हैप्पी मिरर के में खड़े होकर खुद को देखते हुए बड़ी ही खुश हो रही थी क्योंकि वह लहंगे में बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी क्योंकि जब से माहिर यहाँ से गया था उसने मन में कई बात निकल ही नहीं रही थी। वह कई बार माहिर को कॉल कर चुकी थी और कितने ही मैसेज उसे कर चुकी थी, किसी कॉल का रिस्पॉन्स कर ना ही वह किसी कॉल का रिस्पॉन्स कर रहा था और ना ही किसी तरह का मैसेज का रिप्लाई दे रहा था, जिस वजह से प्रीत का मन उदास हो रहा था। हैप्पी ने अपने लहंगे को देखते हुए कहा, मानना पड़ेगा प्रीत, लहंगे में तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। कहते हुए हैप्पी ने जब प्रीत के चेहरे की तरफ देखा तो प्रीत की उदासी उसके चेहरे पर झलक रही थी और उसका हाथ करते हुए बोली, तुम इतना सब क्या हो सकता है माहिर को कि कोई काम आ गया होगा, इस वजह से वह तुमसे किसी कॉल का या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है। तुम इतना उदास क्यों हो रही हो सकता है कि माहिर को कोई काम आ गया होगा, इस वजह से वह तुम्हारे कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। प्रीत ने परेशान होते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता है पी, मुझसे नाराज होकर गए हैं, बस यही बात मुझे परेशान कर रही है। और तुम्हें नहीं पता माहिर का गुस्सा कैसा है, अगर उसे एक बार गुस्सा आ जाए ना तो उसे शांत करना बहुत मुश्किल होता है। हैप्पी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम वापस इंदौर जा रही हो ना, तब तुम खुद उससे मिलकर बात कर लेना और जो भी गलतफहमी हो दूर कर लेना। पर आज शादी का दिन है और देखो सभी लोग तुम्हें इस तरह से उदास देखेंगे तो क्या सोचेंगे। प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा, नहीं हो रही उदास, आप तो ठीक है ना। अब मैं इंदौर जाकर ही माहिर से बात करूंगी। कहाँ अब चले, बारात का वक्त हो रहा है। प्रीत ने अपना सर हाँ में हिलाया और हैप्पी के साथ रूम से बाहर निकल गई। 3 दिन बाद प्रीत आज अपनी फैमिली के साथ वापस इंदौर जाने वाली थी। प्रीत की मामी ने प्रीत को गले लगाते हुए कहा, प्रीत मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है तुम्हें वापस भेजने के लिए, तुम्हारे कॉलेज की वजह से तुम्हें भेजने के लिए राजी हुई हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि जैसे ही तुम्हारी वेकेशन शुरू होंगी तुम वापस यहाँ रहने के लिए आओगी। प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मामी आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बस वेकेशन आने का इंतजार करूंगी कब मैं अपनी मामी के पास आऊँ और मामी के हाथ का मस्त खाना खाऊं। प्रीत के पापा ने कहा, अब यहाँ पर तुम बातें ही करते रहोगे, वहाँ पर ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी चलो। सभी लोग जल्दी से वहाँ से रवाना हो गए। दूसरा दिन इंदौर। आज संडे का दिन था तो प्रीत अभी अपने रूम में बैठी हुई थी। अपने रूम में बैठी हुई थी, अपना फोन चला रही थी और तभी उसने एक सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल होती हुई नजर आई। इसे देखकर उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। दरअसल इस न्यूज़ में उन दोनों लड़कों की डेथ की खबर थी जिसे अविका के साथ बदतमीजी की थी कि शहर के बड़े बिजनेसमैन के बेटों की लाश एक जंगल में मिली है। ये न्यूज़ पढ़कर अविका हैरानी से बोली, ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने उस दिन मेरे साथ में बदतमीजी की थी। अविका ने जल्दी से आयुष का नंबर डायल किया। आयुष ने भी एक ही रिंग में फोन उठा लिया। आयुष से पहले ही कुछ कहता अविका, कौन है? एकदम एक्साइटमेंट के साथ आयुष, क्या आपने आज की न्यूज़ देखी? आयुष जो अच्छे से जानता था कि अविका किस न्यूज़ की बात कर रही है, पर उसने ना समझ बनते हुए ही कहा, न्यूज़? कैसी न्यूज़? अविका जल्दी से बेड से खड़ी हुई और बालकनी की तरफ जाते हुए बोली, अरे वही जो दो लड़के थे ना जिन्होंने उस दिन मेरे साथ बदतमीजी की थी। तुम्हें आपको पता है किसी ने उन्हें मारकर जंगल में छोड़ दिया और उन दोनों की ही मर्डर की खबर न्यूज़ पर वायरल हो रही है। सामने से आयुष ने चौंकने की एक्टिंग करते हुए कहा, क्या वाकई में दोनों ने किसी को मार दिया? वैसे ठीक ही क्या, वह दोनों तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसी लायक थे वे दोनों। अविका का नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा था जिस वजह से बीच बीच में आवाज़ कटक रही थी। सामने से आयुष ने कहा, अच्छा और जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था क्या वह सही था? उस हिसाब से उनकी जान लेना ही सही था। आयुष अपनी ही धुन में कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। तभी अविका ने थोड़े कन्फ्यूजन से पूछा, तो आयुष ने घबराते हुए कहा, मेरे मतलब तो कि जो लोग लड़कियों के साथ इस तरह से काम करते हैं ना, तो उन्होंने तो मार ही देना चाहिए ना। और वैसे भी ये लोग अगर जिंदा रहते तो पता नहीं कितनी लड़कियों की। आयुष की बात सुनकर
अविका ने कहा, ये तो आप सही कह रहे हैं, पता नहीं उन लोगों ने कितनी लड़कियों के साथ इस तरह की बदतमीजी की होगी। क्या उन्हें छोड़ना, अब मुझे उसके बारे, चलो उसे छोड़ो ना, अब मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे मम्मी के साथ कहीं बाहर जाना है। उसे कुछ कहा ही आयुष उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी अविका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ से आयुष अपने फोन को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, जब काम की बात आई तभी फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पता नहीं इस लड़की की समझ कब आएगी। तब फिर एक डेविल स्माइल के साथ, मेरी जान खुश तो हुई कम से कम इस न्यूज़ से। वैसे भी कोई भी मेरी अविका तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसका यही असर होगा। कहते हुए आयुष के फेस पर एक मिस्टीरियस वाली स्माइल आ गई। इटली सुनसान हाईवे रोड पर करीब 8-10 काले रंग की गाड़ियां फुल स्पीड के साथ दौड़ रही थी। उन गाड़ियों के आगे ही करीब 4-5 बाइकर्स भी फुल स्पीड से बाइक चला रहे थे। सड़क भले ही सुनसान थी, लेकिन इन गाड़ियों का शोर इस सन्नाटे को जैसे चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो सभी गाड़ियां मेन गेट के अंदर एक के बाद एक एंटर कर गई। ये मैंसन काफी आलीशान और काफी बड़ा था, जो किसी प्लेस की तरह ही लग रहा था। इस मैंसन के चारों तरफ अंदर और बाहर कई सारी कार्स जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे वो पहरा दे रही थी। उन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी की पीछे की साइड का डोर ओपन हुआ और दमदार पर्सनालिटी गाड़ी से बाहर आई। ये कोई और नहीं, रणवीर रॉय कपूर था। रणवीर ने अपनी गहरी नजरों से उस मेंशन को देखा और फिर अपने कदम मेंशन के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। वो अंदर हॉल में आया ही था कि उसकी नज़र हीर पर गई, जो हॉल में ही बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर चहलकदम कर रही थी। जैसे ही हीर को किसी के अंदर आने का एहसास हुआ, उसने अपनी नज़र मेन एंट्रेंस की तरफ की। जैसे ही उसकी नज़र अपने डैड पर गई, हीर के चेहरे की आंखों में चमक एकदम से बढ़ गई। वो भागते हुए जाकर अपने डैड के गले से लग गई और जैसे ही उसका हमेशा से यही अंदाज होता था, जब भी वो रणवीर से काफ़ी वक्त बाद मिलती थी, रणवीर ने भी स्माइल के साथ उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर कुछ देर बाद उसे दूर करते हुए उसे अपने ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? हीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और खुश होते हुए कहा, डैड आपको नहीं पता मैं आपको कितना मिस कर रही थी। रणवीर ने उसे एक गहरी नज़र से देखा और जाकर सोफे पर किसी किंग की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए बैठ गया। कुछ ही देर में वहां पर आरव भी आ गया। आरव ने जब रणवीर को देखा तो उसके फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भी जाकर रणवीर के सामने ही बैठ गया। रणवीर ने आरव की तरफ देखते हुए पूछा, यहाँ सब तैयारी हो गई है ना आरव? आरव ने एक नज़र हीर की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। फिर आरव ने रणवीर से कहा, हाँ अंकल, आपने जैसा कहा था सब वैसा ही हुआ है। बस 2 दिन और फिर बाजी पूरी तरह से हमारे हाथ में होगी और उसके बाद उन सभी लोगों का एक एक करके खात्मा होगा जिसका भी हाथ मेरे डैड की मौत की साजिश रचने में था। रणवीर कुछ पल था तो कुछ नहीं बोला। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, तुम सही कह रहे हो आरव, इन लोगों का खात्मा करना ही जरूरी होगा क्योंकि उनकी हरकतें भी बढ़ चुकी हैं। तभी हीर रणवीर के पास बैठते हुए बोली, पर डैड हमें अभी तक पता नहीं चला है कि इनका साथ कौन दे रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के बस का है सीधा सीधा आपको चैलेंज करना। रणवीर ने हीर की बात को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो कुछ तो जानता है, पर क्या यह तो सिर्फ रणवीर ही जानता था। कुछ देर बाद अबीर ने अंदर आते हुए कहा, सर आपने जो जो इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने मिल गई है, कहकर अबीर ने एक फाइल रणवीर की तरफ बढ़ा दी। रणवीर ने उस फाइल को खोलकर देखा और एक एक पन्ने को पलटते हुए उस फाइल में लिखी सारी डिटेल को पढ़ने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हर पल के साथ बढ़ते जा रहे थे। रणवीर ने फाइल बंद करते हुए कहा, ठीक है तो हमारा अगला प्लान कल ही एग्जीक्यूट कर होगा। फिर हीर की तरफ देखते हुए कहा, हीर अब तुम्हें वापस जाना होगा, वैसे भी तुम्हारी मोम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वेरिड है। हीर ने चिढ़ते हुए रणवीर की तरफ देखा और फिर आरव की तरफ। वो समझ गई कि जरूर आरव ने ही रणवीर से उसकी कोई शिकायत की है। हीर ने खड़े होते हुए कहा, डैड मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, जब तक ये सारा काम खत्म नहीं होता है मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ और जाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। रणवीर खड़ा हुआ और उसे समझाते हुए कहा, हीर क्या तुम्हें मेरी बात नहीं मानोगी? मैंने कहा ना अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है तो चुपचाप वापस इंडिया चले जाओ। क्या मैं हूँ, आरव है, हम संभाल लेंगे। हीर ने एक बार फिर जिद करते हुए कहा, पर डैड आप मेरी बात। पर इससे आगे की हीर अपनी बात पूरी तरह कर पाती रणवीर ने सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा ना हीर, कल सुबह की फ्लाइट से तुम वापस जा रही हो तो मतलब जा रही हो, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। रणवीर की बात सुनकर हीर को गुस्सा आ गया। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, डैड इसका मतलब आप भी मुझे वीक ही समझते हैं। कहकर हीर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रणवीर ने उसे जाते हुए देखा, फिर आरव से कहा, यह हीर वक्त के साथ बहुत ज्यादा जिद्दी होती जा रही है। और आरव ने भी हंसते हुए कहा, अंकल आप पर जो गई है। आरव की बात सुनकर अबीर को हंसी आ गई। वहीं रणवीर ने उसे घूर कर देखा तो अबीर की हंसी तुरंत ही चली गई। फिर रणवीर ने आरव से कहा, तुम भी ना अपनी एंजल आंटी की भाषा में बात कर रहे हो, पर फिलहाल तो मुझे मेरी बेटी को मनाना ज़्यादा जरूरी है और तुमसे तो मैं आकर बात करता हूँ। ये कहकर रणवीर ने भी अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए और वहीं आरव और अबीर जो अपनी हंसी दबाए हुए थे एकदम ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, रणवीर अंकल मानो ना मानो पर वो अच्छे से जानती है कि हीर बिल्कुल उन पर ही गई है। वहीं रणवीर ने हीर के रूम का डोर ओपन किया और अंदर जाकर उसे बेड की तरफ देखा जहां पर हीर औंधे मुंह लेटे हुए थी। हीर की आदत बचपन से थी, जब वो रणवीर से कभी नाराज होती थी तो वो ऐसे ही आकर बेड पर पिलो से अपना सिर छुपाकर लेट जाती थी। और रणवीर की आदत थी कि वो अपनी बेटी को कभी नाराज नहीं देखता था। जब भी उनकी बेटी नाराज होती थी तो वो उसे मनाकर ही रहता था। हीर को ऐसे देखकर रणवीर ने अपना सिर नाम हिलाया और फिर मन ही मन कहा, वाकई में ये मुझ पर ही गई है। माही सच कहती है, मेरे सभी बच्चों ने मुझसे ही आदतें ली हैं। तो दोस्तों इसी बात पर एक लाइक तो कर दीजिए। क्या हीर वाकई में रणवीर का ही साथ देगी या फिर वापस इंडिया आ जाएगी, ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।
और प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि हीर और आरव की ये ब्यूटीफुल सी जोड़ी आपको कैसी लगती है। रणवीर जाकर अपनी बेटी के बगल में ही बैठ गया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अरे मेरी शैतान गुड़िया, मुझसे इतना नाराज हो गई क्या? हीर ने अपना चेहरा रणवीर की तरफ फेर लिया और ऐसे ही पिलो में अपना सिर रखे हुए कहा, डैड आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं और आप मुझे इंडिया क्यों वापस भेजना चाहते हैं? क्या आप मुझे वीक समझते हैं क्या डैड? रणवीर कुछ देर तो चुप रहा, फिर उसने प्यार से हीर के बालों में अपनी अंगुलियां फिराते हुए कहा, तुम वीक नहीं हो हीर, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी तरह की मुसीबत में फंसो। वैसे भी वहां पर तुम्हारी माँ का सोच सोच कर बुरा हाल है। तुम्हें पता है जब से मैं यहाँ इटली आया हूँ उन्हें मुझे 10 बार फोन कर दिया है तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। हीर ने जल्दी से आलती पालती मारकर बैठ गई और रणवीर से बोली, पर डैड आप मोम को समझा भी तो सकते थे ना, आप हमेशा उन्हें समझा लेते हैं, तो फिर आज क्यों नहीं? हीर की जिद देखकर इस बार रणवीर ने थोड़ी सख्ती से कहा, हीर मैंने तुमसे कह दिया ना कि कल सुबह ही तुम वापस इंडिया जा रही हो। अपने डैड का सख्त रवैया देखकर हीर चुप हो गई। वैसे जानती थी कि जब भी उसके डैड इस टोन में बात करते थे तो इसका मतलब इसके आगे वो किसी की नहीं सुनने वाले और ये उसकी फाइनल डिसीजन होता है, इसीलिए हीर ने भी चुप रहना ही सही समझा। फिर कुछ सोचकर उसने रणवीर से कहा, डैड पर आरव? तो रणवीर ने इस बार नॉर्मल लहजे में कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं आरव को अपने साथ वापस इंडिया लेकर आऊंगा। फिर खड़े होते हुए कहा, सुबह तुम्हें जल्दी निकलना है इसीलिए आप सो जाओ और कोई खुरापात करने के बारे में सोचना भी मत, समझी? कहकर रणवीर जैसे ही वहां से जाने लगा हीर ने अपने दोनों हाथों से रणवीर के हाथों को पकड़ लिया। रणवीर ने पलटकर हीर की तरफ देखा तो हीर ने एक क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, डैड जब तक मैं सो नहीं जाती आप प्लीज यहीं पर रुक जाओ ना, कितने दिनों बाद मिले हैं आप मुझे। हीर की ये बात सुनकर रणवीर की फेस पर स्माइल आ गई। रणवीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, ठीक है, जब तक तुम नहीं सो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कहकर रणवीर सिराने पर ही बैठ गया। हीर ने भी अपना सिर पिलो पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अभी भी रणवीर का हाथ पकड़ा हुआ था। रणवीर अपने दूसरे हाथ से हीर के बालों को सहला रहा था। उसे आज भी अपनी बेटी हीर वही क्यूट सी छोटी सी हीर नजर आती थी, क्योंकि हीर कभी कभी रणवीर के सामने बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करती थी, वैसे ही लड़ाई करती थी जैसे वो बचपन में करती थी। रणवीर को आज भी वो दिन याद था जब ऑफिस से आते ही हीर उसके कंधों पर लटक जाती थी और पूरा दिन रणवीर के आसपास ही मंडराती रहती थी। यहाँ तक कि स्टडी रूम में भी, जहाँ स्टडी रूम में और किसी भी बच्चे को आना अलाउड नहीं था, वहीं हीर बेधड़क ही अंदर चली जाती थी और जिद करके अपने डैड की सारी बातें भी मनवाती थी। इंदौर में माहिर को गए आज 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन माहिर को प्रीत से कोई बात नहीं हुई थी, जिस वजह से रह रहकर प्रीत का दिमाग खराब हो रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि माहिर उससे नाराज हो गया है, इसीलिए उसे इग्नोर कर रहा है। वो न जाने कितनी बार माहिर को मैसेज और कॉल कर चुकी थी, पर माहिर का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। प्रीत बेड पर लेटे हुए सीलिंग की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि वो माहिर से बात कैसे कर पाए। तभी उसके बगल में ही पड़ा हुआ फोन रिंग करने लगा। प्रीत ने नजर घुमाकर अपने फोन की तरफ देखा और जल्दी से अपने फोन को उठाकर चेक किया कि किसकी कॉल है, लेकिन फोन की स्क्रीन पर अविका का नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर प्रीत की आंखों की चमक एकदम से बुझ गई। उसे तो लगा था कि माहिर ने उसे कॉल किया है, पर कॉल तो अविका की थी। तो प्रीत ने अब मन मारते हुए अविका का फोन पिक किया और अपने कान पर लगा लेते लेटे ही कहा, हाँ अविका बोल, क्या कहना है? दूसरी तरफ से अविका ने कहा, प्रीत क्या बात है, तुम्हें चंडीगढ़ में आए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तुमने ना मुझे कोई फोन किया और ना ही मुझे मिलने आई, सब ठीक तो है ना? प्रीत अब पेट के बल बैठ गई और अपनी कोहनी बेड पर टिकाए हुए अपने फोन को कान पर लगाए हुए ही बोली, मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है। अविका ने पूछा, मूड ठीक नहीं है, क्या हुआ प्रीत? तुम तो जब भी मुझे वहाँ से सेल्फी वगैरह भेजती थी तो तुम काफ़ी खुश लगती थी, और वहाँ पर तो वो डेविल रॉय कपूर भी तो था ना। मुझे तो लगा था कि तुम तो खुशियों से चहकते हुए वहाँ से वापस आओगी, और यहाँ तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। अविका की बात सुनकर प्रीत ने बुझी हुई आवाज़ में कहा, सब ठीक था, पर माहिर मुझसे नाराज़ हो गया और बिना बताए ही वहाँ से चला गया। अब मैं तब से माहिर को कॉल भी नहीं कर पा रही हूँ। वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा, मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम आयु से पूछ कर देखो ना कि वो कहाँ है, शायद उसे कुछ पता हो। अविका ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं पूछ कर बताती हूँ। तो दोस्तों, कहाँ गया आखिर हमारा माहिर, ये तो हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। जब अविका ने फोन डिस्कनेक्ट किया तो प्रीत ने अपना फोन लेकर वापस बेड से उठ गई और मन ही मन बोली, माहिर प्लीज एक बार तो कॉल उठा लो ना, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। सोचकर प्रीत ने एक बार फिर से माहिर का नंबर डायल किया, लेकिन रिजल्ट वही का वही रहा। सामने से माहिर ने फोन नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ अविका ने जल्दी से आयुष का नंबर डायल किया। 2-3 रिंग के बाद ही आयुष ने कॉल उठाते हुए बिना रीजन पूछे ही बोला, वाह क्या बात है अविका, आज तुमने खुद मुझे फोन किया, कुछ खास है क्या? तो अविका ने कहा, नहीं आयुष कुछ खास नहीं है, मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो आयुष ने कहा, हाँ पूछो ना, क्या पूछना है? तो अविका ने कुछ देर चुप रहने के बाद आयुष से कहा, तुम डेविल रॉय कपूर के बारे में जानते हो, कहाँ है तुमने? सामने से आयुष ने कहा, डेविल रॉय कपूर? तो अविका ने अपनी बात सही करते हुए कहा, मेरा मतलब है माहिर वह कहाँ है? दरअसल प्रीत काफी वक्त से उसे कॉल कर रही थी, पर वह कॉल उठा ही नहीं रही। तो प्रीत को ऐसा लग रहा है कि माहिर उससे नाराज हो गया। तो आप बताइए ना वह कहाँ है? तो आयुष ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, दरअसल वह किसी जरूरी काम से गया हुआ है, इसलिए वह कॉल पिक नहीं कर रहा होगा। तुम प्लीज उसे कहो कि वह चिंता न करें, जैसे उसका वहाँ काम खत्म होगा वह प्रीत से आगे से खुद कॉन्टेक्ट करेगा। आयुष की बात सुनकर अविका ने एक राहत भरी सांस ली, और वह तो ऐसी बात है क्या वह? पर प्रीत सोच रही है कि वो उससे नाराज है, माहिर उससे नाराज है और उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं अभी
उसे कह देती हूँ ताकि वह चिंता ना करे। क्या करूँ? उसने जल्दी से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं आयुष ने अपने फ़ोन को देखते हुए कहा, बस सिर्फ यही पूछने के लिए फ़ोन करना था? क्या मुझे कुछ और बात नहीं कर सकती थी? वहीं दूसरी तरफ अविका ने जल्दी से प्रीत को कॉल किया तो प्रीत ने भी जल्दी से कॉल पिक करते हुए बिना उसे बोलने का मौका दिए हुए ही कहा, क्या हुआ? तुम्हें पता चला माहिर कहाँ है? तो अविका ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, पहले शांत होगी प्लीज, सब कुछ ठीक है। दरअसल डेविल राय कपूर को एक जरूरी काम आ गया था तो वह वहीं गया हुआ है और आयुष ने मुझे बताया है कि जैसे ही उसका काम खत्म होता है वह तुम्हें आगे से खुद कॉल करेगी। अविका की बात सुनकर प्रीत ने खुद पर ही हंसी आ गई। उसने कहा, मतलब वह जरूरी काम से गया है और मैं तब से सोच रही हूँ कि मुझसे नाराज होकर गया है। ये माहिर भी ना आने दो, फिर मैं ठीक करते हुए करूंगी इन्हें। वह 3 दिन से कितनी परेशान थी, ढंग से कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी और ना ही चैन मिल रहा था। हर वक्त यही ख्याल सता रहा था कि माहिर उससे नाराज है, वह मुझे कभी बात नहीं करेगा। अविका ने हंसते हुए कहा, अब बस भी कर प्लीज, मुझे पता चल गया ना। वह अब तू रिलैक्स कर रहा है, जैसे ही उसका काम खत्म होगा वह तुझे खुद कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है? कुछ देर अविका का प्रीत से एक बार फिर से आपस में बात की और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरा दिन अविका और प्रीत दोनों ही स्कूटी से एक साथ कॉलेज पहुंची। अविका स्कूटी पर बात करते हुए चल रही थी। अविका का आज बहुत देर हो गई थी। दोनों ही भागते हुए अंदर आई, तभी पीछे से किसी ने उन्हें आवाज देते हुए, रुको प्रीत, एक बार मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों ने भारी कदम रुक गई। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो वहां से नमन खड़ा हुआ प्रीत को ही देख रहा था। नमन राठी को देखकर अविका और प्रीत ने दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रही हो कि उसने हमें क्यों रोका। अब तक नमन प्रीत के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने एक नज़र अविका की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपनी क्लास में जाओ अभी का, और मुझे प्लीज प्रीत से कुछ जरूरी बात करनी है। नमन की बात सुनकर अविका ने प्रीत की तरफ देखा तो प्रीत ने इशारे से उसे अंदर जाने के लिए कहा। अविका अपना से धीरे से बोली और अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसे नमन राठी को सही नहीं लगता था, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार नमन राठी ने प्रीत के साथ बिहेव किया था उसके बाद से नमन पर कुछ ज़्यादा ही शक हो गया था। तो दोस्तों, आखिर क्या करने वाला है नमन राठी हमारी प्रीत के साथ, ये तो हम थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप बने रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।